हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होपफुली सुपर्ब। चलिए आज की क्लास बिगिन करते हैं। आज हम लोगों ने आज सबसे पहले तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग फिनिश कर लिया था। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक तो उस चैप्टर को रिवाइज करना चाहिए। फिर उसके बाद जब वो चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ट्रिपल बॉटम लाइन पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं जल्दी से। उसके रिवीजन के साथ देखेंगे किस तरीके से उसका रिवीजन है। एक मिनट रुकिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर को रिवाइज करना शुरू कर रहा हूं, एक सेकंड बस। और देखिए, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस था? कॉस्ट रिडक्शन जो था वो फ्यूचर के बारे में था, और कंट्रोल जो था वो पास्ट के बारे में था। कंट्रोल पास्ट मतलब पास्ट में अगर कुछ हुआ है, उसको आप नहीं चाहते फ्यूचर में वैसा हो, तो आप उसके लिए कंट्रोल करते हैं इसी चीज को। हुँ? और अगर आप कोई नई चीज बनाने जा रहे हैं, नई चीज करने जा रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि वो आपकी कॉस्ट आप पहले से ही उसकी रिड्यूस कर दें। आप उस पे पहले ही फंक्शन कर रहे हैं, वर्क अपॉन कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट बनाने से पहले ही उसकी कॉस्ट या उसके अंदर लगने वाले जो भी एक्सपेंडिचर हैं वो रिड्यूस हो सके, तो उसको आप कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन। मेरे ख्याल से सबको ये बहुत ही आसानी से याद आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और हमने समझा था कि देखिए, टारगेट कॉस्टिंग एक टाइप का कॉस्ट रिडक्शन होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं। हम लोग वैसे ट्रेडिशनली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ट्रेडिशनली हम लोग पहले स्पेसिफिकेशंस वगैरह लेके प्रोडक्ट बनाते हैं। एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पेज 4.13, ट्रेडिशनली हम लोग पहले प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन लेके डिजाइन करके उसके एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालते हैं और उसमें अपना मार्जिन ऐड करते हैं, ताकि हमारे पास आ सके टारगेट प्राइस या सेलिंग प्राइस। मगर टारगेट कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम रिवर्स करते हैं। टारगेट कॉस्टिंग में सबसे पहले प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन लेके हम लोग डिसाइड करते हैं कि आखिरकार इस स्पेसिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स के कितने यूनिट्स बिकने चाहिए, किस प्राइस पे सेल होने चाहिए। फिर हम उसके ऊपर प्रॉफिट डिसाइड करते हैं कि क्या हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। उसको एडजस्ट करने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरी टारगेट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। फिर मैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग करता हूँ, और प्रोडक्ट जब डिजाइन करते हैं उसमें कई चीजें सोचते हैं कि खुद बनाए, मेक करें या बाय कर लें। आइए पेज 4-4 पे हम कई एनालिसिस करते हैं, डीएफएमए, मेक और बाय, ताकि हम लोग बेस्ट एंड लोएस्ट कॉस्ट पे, कंसीडरिंग नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स एज वेल, ये प्रोड्यूस कर पाए। और ये सिर्फ वन टाइम नहीं होता, ये कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है। हर साल आप करते जाते हैं। मोर ओवर साथ में आप काइजन और लेके चल रहे होते हैं। काइजन मतलब स्मॉल इंप्रूवमेंट जो होते हैं, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो होते हैं, वो अभी हम सीखेंगे। तो आपने कहा कि सर टारगेट कॉस्टिंग के अंदर हमारे मेन फीचर्स क्या होते हैं? मैंने कहा मेन फीचर्स हमारे ये एक तरीके का इंटीग्रल पार्ट है, हमें कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स वगैरह लगानी है, लेकिन मेन फीचर्स पे नहीं आते हम, रेदर आते हैं मेन इस पे आते हैं कि कंपोनेंट्स पे। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देखिए, हमने पढ़ा था दो चीजें मेन थी, वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग। मेन फीचर्स आप खुद रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत आसान था। वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू एनालिसिस और इंजीनियरिंग के बीच में ये डिफरेंस था
कि वैल्यू एनालिसिस आपका, आपने कहा जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहे हैं प्रोडक्ट्स, उसकी अगर आप कॉस्ट रिड्यूस करना चाहें कैसे, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को हटाते हुए, तो आप उसको कहते हैं वैल्यू एनालिसिस। वैल्यू इंजीनियरिंग क्या था? आपने कहा कि सर प्रोडक्ट बनाने से पहले, अब नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर आप वर्क अपॉन कर रहे हैं कि इसमें क्या नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होंगी जिनको हम हटा सकते हैं इवन बिफोर प्रोडक्शन, तो आप उसको कहते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग। वन एंड द सेम थिंग है। द ओनली वे इज कि हमें, हमारा मेन पर्पस क्या है? नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को एलिमिनेट करना। ठीक है, ये होता है। अब कुछ इश्यूज होते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग के जो हमने डिटेल में डील किए थे। ये इश्यूज क्या थे? ये अच्छे इश्यूज थे, इंपॉर्टेंट इश्यूज थे। हमने समझा था कैन वी एलिमिनेट फंक्शन फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका मीनिंग ये था कि आपने कहा कि सर देखो, हर काम कुछ ना कुछ रीजन से होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो भी प्रोसेस आपने सोचा ये तो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है, इसको हटाने के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी रिड्यूस हो जाए। तो आप जब ये वैल्यू इंजीनियरिंग या वैल्यू एनालिसिस लगा रहे हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी पे इंपैक्ट ना पड़े। ठीक है। फिर आपने कहा कि सर कैन वी एलिमिनेट सम ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी। सेकंड है कि देखो, क्या वैल्यू इंजीनियरिंग से हम डेफिनेटली कुछ हेल्पफुल होता है? ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत मिनिमम ड्यूरेबिलिटी या रिलायबिलिटी को रिड्यूस करके भी हम अपना सेम प्रोडक्ट बना दें। एग्जाम्पल हमने लिया था एक वैक्यूम क्लीनर का, जिसके अंदर मान के चलिए इम्पैक्ट 1 टन का इम्पैक्ट सहने की कैपेसिटी थी। हमने कहा भाई कोई पत्थर थोड़ी मार रहे हैं उसके ऊपर, तो हमने कहा रेदर देन 1 टन, हम अगर उसको 100 पाउंड्स, 1 टन में 2000 पाउंड्स होते हैं, 100 पाउंड्स का इम्पैक्ट सहने के लायक बना दें, तो भी हम 99.999% प्रोबेबल इम्पैक्ट्स को हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो आपने कहा कि सर वैक्यूम क्लीनर में इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो आपने कहा कि ठीक है, तो हम उसको करने को रेडी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से हमारी ड्यूरेबिलिटी या रिलायबिलिटी पे बहुत मेजर इम्पैक्ट आए। बहुत ही मिनिस्कुल मिनिस्कुल सा इम्पैक्ट है, देन वी कैन डेफिनेटली डू इट। फिर आपने समझा था कैन वी मिनिमाइज द डिजाइन। आपने कहा था कि सर ये दो पार्ट्स हम एक साथ पढ़ते हैं, कैन वी डिजाइन द प्रोडक्ट बेटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कैन वी मिनिमाइज द डिजाइन। तो आपने कहा कि सर देखिए, आप आपकी आपकी हैबिट क्या होती है? आप तो चाहते हैं कम से कम पार्ट्स लगे, ताकि कम से कम पार्ट्स में हमारी असेंबली हो जाए, काम खत्म। मगर होता क्या है, जब आप बहुत ज्यादा कई पार्ट्स को एक साथ जोड़ते चले जाते हैं, मैंने आपको पार्ट्स दिखाए थे डीएफएमए के, जब आप बहुत ज्यादा पार्ट्स को जोड़ते चले जाते हैं तो प्रॉब्लम एक आने लग जाती है। आपने कहा क्या प्रॉब्लम आने लग जाती है? मैं अभी दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। आपने कहा सर क्या प्रॉब्लम आने लग जाती है? वो पार्ट्स इतनी आसानी से मिलते नहीं है। आपने कहा कि सर वो पार्ट्स आसानी से मिलते नहीं है, फैक्ट्री जो आप बोल रहे हैं, हाँ जी, वो पार्ट्स बहुत आसानी से मिलते नहीं है। आपने तो उसको छोटा करने के चक्कर में आपने सारे पार्ट्स को जोड़ते चले गए, छोटे मतलब कंबाइन करते चले गए, लेकिन वो स्टैंडर्डाइज मिलते नहीं है, जिसकी वजह से जो आपका अल्टीमेट गोल गोल है वो रिड्यूस हो जाता है। और अल्टीमेट गोल क्या था? आपका कॉस्ट रिड्यूस करना अल्टीमेट गोल था। वो आपने, वो आपका अब फुलफिल नहीं हो पाता। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ याद दिलाने के लिए। जैसे यहाँ पे 7 पार्ट्स से पहले, अब यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्डाइज पार्ट नहीं मिल पा रहे, जबकि यहाँ पे स्टैंडर्डाइज पार्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, डीएफए में लगाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए हमें, स्टैंडर्डाइज पार्ट्स पे भी लेकिन ध्यान रखना चाहिए। हमें पार्ट्स को मिनिमाइज जरूर करना है, डिजाइन को मिनिमाइज जरूर करना है, लेकिन उसकी वजह से हमारी कॉस्ट अल्टीमेटली रिड्यूस होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। यहाँ पे मुझे मालूम है ज्यादा पार्ट्स होते हैं तो डिफेक्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं, कम पार्ट्स में डिफेक्ट के चांसेस कम। आपको कई जगह ये सब चीज दिख रही हैं, लेकिन आप कहेंगे कि सर हमें ये भी तो देखना है वो पार्ट्स या उसकी वजह से बाकी जो पार्ट्स हैं मार्केट में अवेलेबल हों। ठीक है, तो हमने ये बहुत सारी चीजें इसमें नोटिस की थी।
जैसे नेल कटर का एक देखिए, पहले नेल कटर इस तरीके से होता था, इतना ज्यादा पार्ट्स थे, अब छोटे से पार्ट्स से काम बन गया। लेकिन आप ये कहेंगे कि सर ये चीज मिल जाती है मार्केट में आसानी से, स्टैंडर्डाइज पार्ट इसलिए हो गया। अगर ये स्टैंडर्डाइज पार्ट्स नहीं मिलते तो आप कहते कि सर हम इसी डिजाइन पे रहते। ठीक है, आपने कहा सही बात है सर। सेकंड चीज हमने समझी थी इसके सिवाय, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज हमने समझी थी, और वो क्या थी? मैंने आपको समझाया था कि देखो, प्रोडक्ट्स को इस तरीके से मैन्युफैक्चर करो, पार्ट्स को इस तरीके से मैन्युफैक्चर करो, डिजाइन करो कि आपकी गलती के चांस ही ना हो। हमने एग्जांपल लिया था सेल से, बैटरी से, कि जो बैटरी होती है वो सीधी और उल्टी नहीं लग पाती। कई बार हम में से बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं कि सीधी कैसे लगेगी कि उल्टी कैसे लगेगी। और मतलब जो पेंसिल सेल वगैरह होते हैं या बैटरी सेल जो छोटे से बटन सेल वगैरह होते हैं, जबकि आप कहेंगे कि सर अगर हम प्रिंटर की कार्ट्रिज देखें वो सीधी ही लगेगी, वो उल्टी लग ही नहीं पाती। आप कहेंगे कि सर अगर हम नॉर्मल यूएसबी देखें वो सीधी ही लगेगी, उल्टी लग ही नहीं पाती, यूएसबी 3। फिर मैंने कहा लेकिन आगे हम अब यूएसबी आगे डेवलप होती जा रही है, यूएसबी सी, उसमें हमने डिजाइनिंग इस तरीके से की, चाहे सीधी लगाओ चाहे उल्टी लगाओ, दोनों तरीके से चल जाएगा। तो आपने कहा कि सर डिजाइन इस तरीके का होना चाहिए ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारी बेटर हो सके। फिर आपने कहा कि सर कैन वी सब्स्टिट्यूट पार्ट्स, मतलब आपने कहा कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम उन पार्ट्स को सब्स्टिट्यूट करके कोई और पार्ट्स लगा दें। इस चीज को करते समय, लेस एक्सपेंसिव पार्ट्स पे शिफ्ट करते समय ये याद रखना कि उसकी सप्लाई कंटिन्यूसली फ्यूचर में अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको सब्स्टिट्यूट तो कर दें लेकिन उस चीज की सप्लाई फ्यूचर में अवेलेबल ही ना हो। फिर आपने कहा कि सर कैन वी कंबाइन स्टेप्स, क्या हम स्टेप्स को कंबाइन कर सकते हैं? मतलब आप जो कई कई वर्क्स कर रहे हैं, आप एक वर्क एक पर्सन कर रहा है, फिर दूसरा वर्क दूसरा पर्सन कर रहा है, फिर थर्ड वर्क थर्ड पर्सन कर रहा है, इसको हम प्रोसेस सेंटर कर सकते हैं। मतलब एक ही पर्सन पूरे काम एक साथ करे, एक ही साथ डिस्परेट ना हो, रेदर एक ही साथ सब जगह एक ही पर्सन अकम्प्लिश करे वो काम, कंबाइन कर दें स्टेप्स को, एक्सेट्रा, इसको प्रोसेस सेंटरिंग कहते हैं। तो आपने कहा कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से आपके आपके कुछ क्यू टाइम या कुछ बढ़ जाए। ये एलिमिनेट करने में तो हेल्पफुल है डेफिनेटली, लेकिन इसकी वजह से वो पर्सन ओवरलोड नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर आपने पहले ट्रेनिंग देनी है। और याद रखिएगा इससे डेफिनेटली क्यू टाइम वगैरह कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिवर्स हो जाए, आप डैमेज बढ़ा दें या कुछ भी बढ़ा दें जिसकी वजह से क्यू टाइम बढ़ जाए। ठीक है, फिर आपने कहा कैन वी टेक सप्लायर्स असिस्टेंस। देखिए अब सप्लायर जो होता है वो अपने आप में एक्सपर्ट होता है अपने प्रोडक्ट्स का, उसके प्रोडक्ट क्या है, हमारे कंपोनेंट्स या हमारे रॉ मटेरियल। तो हमें उससे उसकी असिस्टेंस लेनी चाहिए कि बताइए हमारे लिए क्या आपका ये वाला रॉ मटेरियल बेस्ट रहेगा या कंपोनेंट बेस्ट रहेगा, या हमें शिफ्ट कर देना चाहिए किसी और पे। या आप अगर किसी चीज पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपके हिसाब से क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारे को भी कुछ बेनिफिट होगा। तो आप कहेंगे कि सर हमें सप्लायर की असिस्टेंस लेने में शर्माना नहीं चाहिए। फिर इज देयर अ बेटर वे, आप कहेंगे क्या इसका कोई इससे बेटर वे भी है, या इस चीज को करने के लिए इससे भी बेटर वे है? आपने कहा कि सर देखिए, आपने कहा कि सर इससे बेटर वे है या नहीं इसके बारे में सोच रहे हैं। तो आपने कहा कि सर याद रखिए, उसको सोचने के लिए हमें शुरू से रीडिजाइन करना पड़ता है, एज इफ ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, पूरा तोड़ के जीरो से बनाओ तो उसमें डेफिनेटली कुछ बेटर रिजल्ट निकल आता है, वही प्रोडक्ट बनता है लेकिन कम रिसोर्सेज से बनता है। लेकिन वो बहुत ही रेडिकल चेंज होता है, इसीलिए हम लोग कम प्रेफर करते हैं उसको करने के लिए। फर्दर हमें काइजन को छोड़ना नहीं चाहिए। काइजन क्या है? कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट है। याद रखिए इवन इफ आप ये जो रेडिकल इंप्रूवमेंट लाएं या कोई सा भी लेके आए, काइजन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्लोली स्टेडीली धीरे धीरे थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट लाता जाता है ओवर टाइम पे प्रोडक्ट पे। ऑल्दो ये वन टाइम इंप्रूवमेंट नहीं लाता, लेकिन ये धीरे धीरे कॉस्ट रिडक्शन करता चला जाता है हमारी। ठीक है, तो याद रखिएगा हमें हमें पूरी वैल्यू चेन के ऊपर इसको लगाना है। कोशिश करना है कि सब जगह हमारे, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे सप्लायर हो, सब लोग हमारी हमारा कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स को फॉलो करें, अप्लाई करें ताकि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो सके। ठीक है, प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम्स थी आपकी टारगेट कॉस्टिंग के साथ, कि इसके इसके चक्कर में कई बार डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है। आप कहेंगे कई बार क्या होता है कि आपस में लोग क्या करते हैं,
अगर मान के चलिए आप सिर्फ वेल इंडस्ट्रियल स्टाफ से कह रहे हैं, इंजीनियरिंग स्टाफ से कि आप इसको रिड्यूस करो, आप इसको करो, लेकिन फाइनेंस से कुछ नहीं कह रहे, आप सेल्स वालों से कुछ नहीं कह रहे, तो लड़ाई हो जाती है, वो चिढ़ चिढ़ जाते हैं। ऐसे ही सिंपल सिंपल से कंसर्न थे जो हमने डिस्कस किए थे, आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा। फिर आपने कहा कि सर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग रोल भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मतलब मैं मेन मेन टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं इसके। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आए थे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पे। इसके बाद हम आ गए थे किस पे? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पे। आपने कहा कि सर चलो मैं एक काम करता हूँ, प्रॉब्लम्स मैंने थोड़ी सी डिस्कस कर ली है, वो फिनिश कर देता हूँ, बाकी चीजें आप कर लीजिएगा। हाँ जी, हमने यहां तक कर ली थी। अब थर्ड था, देखिए कई बार क्या होता है कंसेंसस आना, क्योंकि बहुत सा अब तो क्रॉस फंक्शनल टीम्स हैं, तो कंसेंसस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक डिजाइन पे या एक उस पे, क्योंकि हर पर्सन की सोच अलग होती है, और कोई किसी डिपार्टमेंट का होता है, कोई किसी डिपार्टमेंट का होता है, वो अपने हिसाब से बोल रहे होते हैं। तो आपने कहा कि सर इसलिए कई बार प्रोडक्ट के डिजाइन पे कंसेंसस आना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जो डिटेल्ड कॉस्ट डेटा की रिक्वायरमेंट है वो कई बार अवेलेबल नहीं होती टारगेट कॉस्टिंग के लिए, वैल्यू इंजीनियरिंग के लिए जो डिटेल कॉस्ट डेटा की रिक्वायरमेंट है। कई बार क्या होता है हम चीप क्वालिटी प्रोडक्ट लगा देते हैं, कंपोनेंट लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारी टारगेट कॉस्टिंग की वजह से, इसको लगाने की वजह से, वैल्यू इंजीनियरिंग जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी कॉस्ट एक्चुअल में कम तो हो जाती है, लेकिन हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, आपने कहा कि सर इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गुड टीम लीडर, जो कि हर फील्ड में बेस्ट हो, वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। ये प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी टारगेट कॉस्टिंग की। चलिए अब हम आ रहे हैं किस पे? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पे। मेन अब आ रहे हैं हम किस पे? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, क्रेडल टू ग्रेव, होल लाइफ कॉस्टिंग, इसके बहुत नाम है, सेवरल नेम है, वार्म टू वार्म कॉस्टिंग। अब इसको हम कैसे देखते हैं? आपने कहा कि सर थोड़ा बताइएगा। मैंने कहा देखिए, एक जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है ना, वो 4 फेसेस में या 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल आपने कहा किस तरीके से? पहला इंट्रोडक्शन, सेकंड ग्रोथ, थर्ड मैच्योरिटी, लास्ट इज डिक्लाइन। आपने कहा कि सर सबसे पहले हम लोग, अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आप डालें ना डालें, हमारे करिकुलम में नहीं, मतलब हमारे स्टडी मटेरियल में नहीं डाला, इसीलिए मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि मैंने नीचे यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, वो नहीं लेके चलता, मैं यही 4 स्टेजेस लेके चलता। आपने कहा कि सर 4 स्टेजेस में पहला है इंट्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्ट को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में। सेकंड है ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब प्रोडक्ट की सेल बढ़नी शुरू हुई, कॉम्पिटिटर्स भी एंटर करना शुरू हो गए। थर्ड है मैच्योरिटी, अब ये मार्केट मैच्योर हो चुका है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं और रिडक्शन होती जा रही है कॉस्ट की। ठीक है, आपने कहा ठीक है। और लास्ट है डिक्लाइन, अब ये मार्केट पूरी तरह डिक्लाइन की ओर जा चुका है, लोग सब इस मार्केट के बारे में समझ चुके हैं। अब नया प्रोडक्ट आ चुका है, बेटर प्रोडक्ट आ चुका है, चीप प्रोडक्ट आ चुका है, तो लोग इस प्रोडक्ट से शिफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, आपको आपको मैंने कई सारे एग्जाम्पल दिए थे, मैं हल्का सा आपको ये दोनों कर्व याद दिलाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा याद आए, फिर वापस फर्स्ट वाले कर्व पे आएंगे। मैं हूँ पेज 4-19 पे। याद रखिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में सेल्स तो होती नहीं, या होती है तो बिल्कुल एंड में आनी शुरू होती है, ना के बराबर होती ही नहीं बेसिकली, तो क्योंकि आपने इंट्रोड्यूस नहीं किया। अब आपका अब आपने कहा अब आपने कहा क्या? आपने कहा कि सर फिर आप पहुंचे फिर आप पहुंचे किस पे? इंट्रोडक्शन स्टेज पे। अब देखो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में तो सिर्फ कॉस्ट लग रही है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में तो सिर्फ कॉस्ट लग रही है, आप खर्चा करते जा रहे हैं, प्रॉफिट कुछ है नहीं, तो लॉस ही लॉस है। फिर इंट्रोडक्शन स्टेज में भी आपका लॉस तो चल ही रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे एट द एंड साइड जब हम आ रहे होते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज पे, तो हम रिकवर करने लग जाते हैं और प्रॉफिटेबल सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इंट्रोडक्शन से जब हम ग्रोथ स्टेज पे आते हैं, तो ऑब्वियसली चाहे कॉम्पिटिटर हो, लेकिन अब प्रोडक्ट सब लोगों को पता है, सब जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, इसलिए हम प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आ चुके होते हैं अच्छे थे, सेल्स भी हमारी बहुत अच्छी जा रही होती है। फिर आपने कहा कि सर मैच्योरिटी स्टेज पे जब हम आते हैं, तो प्रॉफिट फिर से रिड्यूस होने लग जाता है, क्योंकि हमारे कंपटीशन बढ़ जाते हैं,
सेल बढ़ रही होती है लेकिन रिड्यूसिंग परसेंटेज से। सेल्स बढ़ रही है लेकिन किस हिसाब से? रिड्यूसिंग परसेंटेज से। और लास्ट में आपने कहा कि सर डिक्लाइन, डिक्लाइन में क्या होता है? आपने कहा सेल्स भी रिड्यूस हो रही होती है, प्रॉफिट भी लॉस की ओर टर्न करना शुरू कर जाता है और कुछ दिन में ये प्रोडक्ट मर जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके के कस्टमर्स होते हैं, किस तरीके के कस्टमर्स होते हैं। आपने कहा कि सर देखिए कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं अर्ली अडॉप्टर, कुछ होते हैं अर्ली मेजॉरिटी, कुछ होते हैं लेट मेजॉरिटी और कुछ होते हैं लैगर्ड्स, कुछ होते हैं लैगर्ड्स। देखिए मास मार्केट क्या होता है? मास मार्केट तो हमारे को मालूम है मेजॉरिटी लेट मेजॉर, चाहे अर्ली मेजॉरिटी हो चाहे लेट, और लैगर्ड्स का होता है। अर्ली अडॉप्टर्स कम होते हैं, ये हम जानते हैं, जो कि इनोवेटिव चीज अप्लाई करें, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ वर्क अपॉन करें, वो लोग कम होते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि सर अर्ली मेजॉरिटी में भी शुरुआत के और अर्ली अडॉप्टर्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि वो हमें अर्न करके दे रहे होते हैं अच्छा खासा। अर्ली अडॉप्टर्स कौन होते हैं? जो किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी चेंज को, नए प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने को रेडी होते हैं। अब अर्ली मेजॉरिटी क्या होते हैं? उसके ऊपर, उससे थोड़ा लेट, मतलब आप कहेंगे वो अडॉप्ट तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा पॉपुलराइज होने के बाद। लेट मेजॉरिटी ऐसे लोग होते हैं जो कि जब सब लोगों को समझ में आ चुका होता है उसके बाद वो समझना शुरू कर रहे होते हैं। और लास्ट लैगर्ड्स, वो सबसे स्लो होते हैं। आपने कहा वो कौन से होते हैं? मैंने कहा वो ऐसे लोग होते हैं जो कि बिल्कुल बिल्कुल ये कह रहे हैं कि देखो, लैगर्ड क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यार उनको समझ में ही नहीं आ रही चीज, और वो अपनी अपने टाइम पे तो बहुत इंटेलिजेंट थे, अर्ली मेजॉरिटी हो सकते हैं वो हो या अर्ली अडॉप्टर हो, लेकिन आज की डेट में वो टेक्नोलॉजी को समझना छोड़ चुके हैं, वो नए प्रोडक्ट्स पे वर्क अपॉन करना छोड़ चुके हैं। जनरली ऐसे सीनियर सिटीजन्स के साथ देखा जाता है, जनरली बट नॉट कंपल्सरीली। ठीक है, मेरे एक डिस्टेंट ग्रैंडपा थे, डिस्टेंट ग्रैंडपा क्यों कह रहा हूँ, मेरी दादी के जीजा, उन ही डाइड इन, मतलब ही डाइड इन सितंबर 2020। अब उनके साथ ये दिक्कत, वो ऐसे इंसान थे जो कि आप बिलीव नहीं करोगे, 90 की एज थी उनकी। अगर आप उनके साथ रेस लगाओगे तो शायद, अब तो वो नहीं है, शायद वो रेस में जीत जाए आपसे। इतने ज्यादा एक्टिव थे, इतने ज्यादा एक्टिव। उनको कंप्यूटर्स आता था, वो मोबाइल चलाते थे, खूब फेसबुक पे एक्टिव थे, हर चीज पे। तो आप ये कहेंगे कि सर वो लैगर्ड नहीं थे, वो एज होने के चक्कर में बावजूद भी लेट मेजॉरिटी में चल रहे थे। ठीक है, तो आपको एज से मतलब नहीं होता, लैगर्ड मतलब जो किस चीज को फॉलो कर रहा है। इसके कई रीजंस और भी होते हैं, सिर्फ एज नहीं। कई बार आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। रिसोर्सेज इन द सेंस, आप गरीब हैं तो आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। अब गरीब की डेफिनेशन ये नहीं होती जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अब देखिए हर पर्सन सब्जेक्टिव टर्म्स में रिलेटिवली गरीब होता है। मैं अगर आपसे कहूं फरारी लेनी है तो आप कहेंगे मैं गरीब हूं, लेकिन आप तो नहीं है, है ना? तो आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है तो आप गरीब हैं। आपके पास उतने, बिल्कुल सही कह रहे हैं आकाश, आपने कई सारे एग्जांपल दिए, सही। क्योंकि मैं रिवीजन कर रहा हूं, मैं आपके एग्जांपल नहीं ले रहा हूं। अगर आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है तो आप गरीब हैं, और आप वेट कर रहे हैं कि वो रिसोर्स, उसकी कॉस्ट कब कम होगी ताकि आप उसमें उसको यूज कर पाए। एक एग्जांपल, मैं जब अराउंड 15 का था, एक्चुअली 14 का था, तो मेरे अनफॉर्चुनेटली फादर का डिमाइस हो गया था। तो मैं उस समय इंश्योरेंस वगैरह सेल करता था। तो मैं एक रिलेटिव के पास गया, डिस्टेंट रिलेटिव थे। मैंने कहा चलो मेडिक्लेम सेल करने के लिए कि ये लीजिए मेडिक्लेम, मैं आपको सेल कर देता हूँ, कुछ कमीशन मिल जाएगा। मैं शायद 15 ईयर्स का था। तो उनको कहीं मेरे साथ जाना था, उन्होंने कहीं जाना था। तो उन्होंने कहा चलो जरा मेरे साथ चल लो, अभी रास्ते में तुम मेरे को समझाते जाओ, लौटते पे हम कर लेंगे।
मैं बैठा, बाबा आदम के जमाने की उनकी कार थी, लेकिन कार थी मर्सिडीज। और ऐसा नहीं विंटेज कार हो, आप में से कई लोग शायद सोच रहे हो कि सर वो विंटेज कार होगी, विंटेज नहीं थी। बस उनको ये था मेरे को मर्सिडीज चलानी है, तो उन्होंने वो सस्ती जब हो गई बिल्कुल, जब गवर्नमेंट ने क्या दिया अब इसको खत्म, उस समय 15 इयर्स का रूल नहीं होता था कि 15 इयर्स में कार को डिस्पोज ऑफ करना है। तो वो चला रहे थे, उन्होंने कहा किसी बहाने मर्सिडीज तो चलाने को मिली। मैं भी देख के खुश, मैंने कहा क्या बात है, आज तो मर्सिडीज में बैठे। लेकिन मैं बार बार सोच रहा था यार, ऐसी कार से अच्छी तो कार्स 800 है। मेरे दिमाग में आ रहा था, ठीक है ना। विंटेज नहीं थी, ये बात क्लियर कर दूं, कहीं आप सोच रहे हो विंटेज कार थी और इसीलिए वो चला रहे होंगे। एनी हाउ, मैं थोड़ा सा बहक गया, रिवीजन में इतनी बातें नहीं करते, सॉरी। तो आपने कहा कि सर फेसेस पे आ गए। फेसेस में आपने कहा कि सर इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो आपने कहा इंट्रोडक्शन में आपकी क्या होती है, सेल्स बहुत लो होती है, कॉस्ट बहुत हाई होती है, प्रॉफिट होता नहीं, बहुत कम प्रॉफिट या एंड में प्रॉफिट होना शुरू होता है। ग्रोथ में आपने कहा सेल्स बढ़ रही होती है, कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो रही होती है, थोड़ा प्रॉफिट होता है, ठीक है। आपने कहा कि सर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी में आपने कहा कांस्टेंट सेल है, मैच्योरिटी में कांस्टेंट सेल है या फिर सेल बढ़ रही होती है तो रिड्यूसिंग परसेंटेज से बढ़ रही होती है। और लास्ट डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब आपने कहा कि सर सेल्स रिड्यूस हो रही होती है। जी आकाश, आप सही कह रहे हैं, एनसीआर को छोड़ के मेरे को डाउट है कि किसी और जगह पे ये 15 इयर्स का रूल होगा। एनसीआर में है ना कि पुरानी कार्ड नहीं चला सकते। एक मिनट, एनजीटी ने रूलिंग दी थी ना शायद 2016 में। देखिए, अब आपने कहा कि सर, अब आपने कहा कि सर देखिए, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है और स्ट्रेटेजीज है कि कैसे पता चलेगा, कि कैसे पता चलेगा कि आप किस स्टेज पे हैं और इस स्टेज के अंदर आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। मैं बहुत तेजी से इसको रिपीट कर रहा हूं, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको ये क्रैम करनी है, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। मैं आपको सिर्फ टेबल वाली रिपीट कर रहा हूं, ऑल्दो आपको ये भी करेक्टरिस्टिक्स याद करनी है नीचे वाली। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं सिर्फ टेबल वाली रिपीट करने वाला हूं, जबकि आपने क्या करना है, मैं पेज 4-19 और 20 वाली रिपीट करूंगा, जबकि 20, 21, 22 पे जो आपको करेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रेटजीज हैं, मतलब मैं ब्रीफ में रिपीट कर रहा हूं, बाकी स्ट्रेटजीज भी आपको अच्छे से करनी है। आपने कहा कि सर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन क्या होता है, आपने कहा कि सर क्रिएट प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड ट्रायल। मतलब जब इंट्रोडक्शन करते हैं तो हम हमारा हमारा क्या होता है, हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं, सेल्स लो होती है, कॉस्ट हाई होती है, प्रॉफिट नेगेटिव में होता है, इनोवेटर ही हमारा प्रोडक्ट परचेज करते हैं और कॉम्पिटिटर बहुत फ्यू होते हैं। ग्रोथ स्टेज पे जब जाते हैं, मार्केट साइज थोड़ा बढ़ जाता है, मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम रैपिडली राइज कर रहे होते हैं, एवरेज कॉस्ट, हमारी कॉस्ट जो होती है एवरेज पे आ जाती है हाई से पर कस्टमर, प्रॉफिट राइज कर रहा होता है, अर्ली अडॉप्टर्स हमारी चीज अडॉप्ट करते हैं और ग्रोइंग नंबर के कॉम्पिटिटर्स होते हैं। मैच्योरिटी में आपने कहा कि सर हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं प्रॉफिट और अपना मार्केट शेयर भी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमारी सेल्स इस समय पीक पे होती है, कॉस्ट हमारी लोएस्ट होती है, प्रॉफिट हमारा हाईएस्ट होता है, मिडिल मेजॉरिटी वाले हमारा एक्सेप्ट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट। और डेफिनेटली हमारे कुछ दिन में प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर कुछ अभी तो बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टडी होके फिर रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। डिक्लाइन, अब डिक्लाइन की ओर जब हम आ गए तो आपको मालूम है कॉम्पिटिटर बहुत रिड्यूस हो जाएंगे, एक्सपेंडिचर हम कम कर देंगे, मिल्क अपने ब्रांड का नाम मिल्क करेंगे, बस और कुछ नहीं। आपकी सेल्स डिक्लाइन हो रही है, कस्टमर की कॉस्ट, पर कस्टमर की कॉस्ट अभी तो लो है लेकिन धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपने कहा कि सर डिक्लाइनिंग प्रॉफिट है, लैगर्ड कस्टमर यूज करते हैं और कॉम्पिटिटर कम होते जाते हैं। स्ट्रेटेजीज, आपने कहा स्ट्रेटेजीज हमें क्या फॉलो करनी होती है, इंट्रोडक्शन स्टेज में आपने कहा बेसिक प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, जिसपे जो हम प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग या पेनिट्रेशन प्राइसिंग फॉलो करते हैं। एडवर्टीजमेंट जो होता है
वो बेसिकली प्रोडक्ट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होता है अर्ली अडॉप्टर और इनोवेटर के अंदर। आपने का डीलर हम ढूंढ रहे होते हैं कि तरीके से सिलेक्टिव जो किसी तरह हमारा बेसिक गुड्स डिलीवर कर सकें। और आपकी सेल्स प्रमोशन जो होती है वो इस तरीके की होती है, लोगों को ट्रायल वगैरह लेने के लिए कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट ट्राई करके देखिए। ग्रोथ में जब आप आते हैं तो आप कहते हैं कि सर ग्रोथ के अंदर आप ऑफर कर रहे होते हैं प्रोडक्ट की एक्सटेंशन, मतलब पहले तो आपने नॉर्मल प्रोडक्ट बेसिक लेवल के फीचर्स के साथ दिया था, अब आप प्रोडक्ट के अंदर और फीचर्स दे रहे हैं, वारंटी वगैरह दे रहे हैं। आप प्राइस को रिड्यूस कर रहे होते हैं, अगर स्किमिंग से जा रहे हैं तो रिड्यूस कर रहे हैं, कॉस्ट प्लस वगैरह से जा रहे हैं तो आप मार्केट के हिसाब से, पेनिट्रेशन के हिसाब से जा रहे हैं तो मार्केट के हिसाब से प्राइस को रखते हैं। अवेयरनेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं प्राइस मार्केट में, मास मार्केट को कैप्चर करने के लिए। आप इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, आप क्या कर रहे होते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन लेवल को बढ़ा रहे होते हैं क्योंकि अब लोग आपके प्रोडक्ट को जान चुके हैं तो आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं। आपने कहा कि सर रिड्यूस कर रहे हैं हम किस चीज को, आपने कहा कि सर सेल्स प्रमोशन को, अब क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट की ओर बढ़ाएंगे खर्चा, सेल्स प्रमोशन की ओर कम करेंगे। अवेयरनेस ना क्रिएट करके आप प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करेंगे। मैच्योरिटी स्टेज में आप प्रोडक्ट के ब्रांड को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर देते हैं। आपने कहा कि सर हम इस तरीके का प्राइस रखते हैं ताकि कस्टमर, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत है, उनको छोड़ के हमारे पास आए। हम स्ट्रेस करते हैं कि हमारे ब्रांड में क्या डिफरेंस है ताकि आप हमारा ब्रांड खरीदें। हम बहुत ही हाई लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा होता है, हम चाहते हैं किसी भी तरीके से हमारा प्रोडक्ट बिके। और ब्रांड स्विचिंग पे हमारा फोकस होता है, जो प्रमोशन होते हैं हमारे वो किस पे फोकस होते हैं कि उसका प्रोडक्ट ना लेके मेरा प्रोडक्ट लीजिए। डिक्लाइन फेज पे जब होते हैं तो आपको मालूम है वीक आइटम्स जो हैं उसको हम फेस आउट करने लग जाते हैं, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने लग जाते हैं, प्राइस को कट करना शुरू कर देते हैं। आपने कहा कि सर उन्हीं लोगों को देते हैं जो हार्डकोर लॉयल हैं, उनके लिए हम अपना प्रोडक्ट अभी बंद नहीं करते। अच्छा, आप क्या करते हैं, अनप्रॉफिटेबल आउटलेट्स वगैरह को, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को बंद कर देते हैं और आप सेल्स प्रमोशन को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि आप कहते हैं नए प्रोडक्ट जो हम लॉन्च कर रहे हैं उन पे सेल्स प्रमोशन लगाएंगे, यहाँ पे नहीं। ये सब आपने डिटेल में पढ़ना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद हम आ गए पैरेटो। विल्फ्रेडो पैरेटो ने ये इंट्रोड्यूस किया था। विल्फ्रेडो पैरेटो ने क्या नोटिस किया था, उन्होंने नोटिस किया था कि बड़ी सिंपल सी बात थी, 80-20 प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको, आपने इसके कई नाम हैं। उन्होंने नोटिस किया था कि 80% आउटपुट, अगर 80-20 बोल रहे हैं तो 80 क्या है आउटपुट, 20 क्या है इनपुट। 80% आउटपुट 20% इनपुट से बन रहा होता है, ये हमने एनालाइज किया था। रिजल्ट जो है 80% रिजल्ट किससे आ रहे होते हैं, 20% एफर्ट से आ रहे होते हैं। उन्होंने नोटिस किया था 80% कॉन्सिक्वेंसेस किस वजह से होते हैं, उसके कॉजेस क्या होते हैं, 20% कॉजेस होते हैं। तो उन्होंने ये 80% 20% का रूल देखा था। और उन्होंने ये भी बोला था, हमने हमने रिचर्ड की बुक पढ़ी थी, रिचर्ड, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने समझाया था कि कौन सी बुक थी, रिचर्ड कोच की बुक थी 80-20 प्रिंसिपल। उन्होंने क्या समझाया था कि देखिए, ये जरूरी नहीं है ये 80-20 ही हो, टोटल 100 ही है, 70-10 हो सकता है, 75-15 हो सकता है, 80-30 मतलब 100 से ऊपर भी जा सकता है। इट डजेंट मैटर, 80-20 कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, ये एक टिपिकल परसेंटेज है, ये उन्होंने समझाया था। ठीक है, अब आपने कहा कि सर इसके बाद आपने कहा यूजफुलनेस क्या है पैरेटो एनालिसिस की, यूजफुलनेस क्या है, आपने कहा कि ये डेफिनेटली हमारे को सेल्स में और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। मैं इस पे नहीं जा रहा, मैं मेन आ रहा हूँ कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशन में हम पैरेटो एनालिसिस लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे समझाया था प्रोडक्ट की प्राइसिंग में, क्योंकि आपको पता है आपके 20% ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो 80% रेवेन्यू ला के दे रहे होते हैं, तो ऐसे प्राइसिंग को मैनेजमेंट को खुद करना चाहिए, बाकी सारे प्रोडक्ट्स को आपको डेलीगेट कर देना चाहिए टीम को। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, जो कस्टमर 80%, 20% कस्टमर्स ऐसे हैं जो 80% प्रॉफिट ला के दे रहे हैं, उनको बड़े ध्यान से प्राइस करना चाहिए, बहुत ध्यान से उनके प्रोडक्ट्स के को उनके साथ सेल्स प्रमोशन वगैरह लगाना चाहिए, उनके कस्टमर प्रोफाइल को बड़ा ध्यान से देखना चाहिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम वगैरह पे फोकस करना चाहिए, ताकि यहाँ से हम एक्सटेंशन वगैरह से उसी प्रोडक्ट से ज़्यादा उसी कस्टमर से ज़्यादा रेवेन्यू ला सकें, या उस तरीके के कस्टमर्स को इंक्रीज कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हम अर्न कर सकें। एबीसी एनालिसिस आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा हुआ है कि
आपके रॉ मटेरियल में आपको इसी तरीके से लेके चलना है कि कौन सा रॉ मटेरियल ए कैटेगरी का है, कौन सा बी कैटेगरी का, कौन सा सी कैटेगरी का, ये आपको एनालाइज करके चलना है। एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस मैंने आपको समझाया था कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर आपको पता है आपके जो 20% ऐसे ड्राइवर्स हैं जो ओवरहेड की 80% कॉस्ट को ड्राइव करते हैं, जिनकी वजह से वो कॉस्ट लग रही होती है, तो उनको आपको बड़े बड़े केयरफुली स्पेंड करना है। आपको उनको उनके अंदर नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हटानी है, उनको बहुत अच्छे से मॉनिटर करना है ताकि उनकी कॉस्ट एलोकेशन वगैरह में गलती नहीं होनी चाहिए। फिर आपने कहा था लास्ट क्वालिटी कंट्रोल। आपने कहा था कि सर क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आपने समझाया था कि आपको वाइटल फ्यू पे फोकस करना है, क्योंकि ये 20% ऐसे डिफेक्ट होते हैं जो कि इतने ज्यादा होते हैं, 20% ऐसे कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से 80% डिफेक्ट आ रहे होते हैं। लोग यही शोर मचा रहे होते हैं कि यार मेरे अंदर ये डिफेक्ट आ गया, और उनके कॉजेज सिर्फ 20% होते हैं। तो उन 20% कॉजेज पे अगर वर्क कर लो तो 80% डिफेक्ट को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। फिर रिचर्ड कोच ने एक केस समझाया था, मैं उस केस को डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, लेकिन हल्का से समझेंगे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि देखो, एक पूरा हमने केस पढ़ा था। उन्होंने एक केस लिया था जिसमें उन्होंने 15 सेगमेंट्स के बेस पे वो चले थे। प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे उन्होंने निकाला था। सबसे पहले उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया था। उन्होंने देखा था कुछ डिविजन्स जो है, कुछ सेगमेंट्स जो है लॉस मेकिंग सेगमेंट्स थी। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले सबसे पहले क्या किया था, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया था सेल्स को भी और प्रॉफिट को भी, और फिर क्यूमुलेटिव सेल्स क्यूमुलेटिव प्रॉफिट निकाल लिया था। उन्होंने क्या पाया था, उनके में ध्यान याद करिए, उन्होंने पाया था दैट यहाँ पे 80-20 प्रिंसिपल ना होके 82.9 82.9 और 26.3 प्रिंसिपल लग रहा था। मतलब 26.3 सेल्स जो थी वो 80, जो 20 ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी सेगमेंट्स जो कि 26% सेल्स ला रही थी, वो 26% सेल्स 83% प्रॉफिट ला के दे रही थी कंपनी का। तो हमें उस पर फोकस करना था। हमने इसको ए कैटेगरी लिया था, फिर बाकी सेकंड को हमने बी कैटेगरी लिया था, और लास्ट को हमने जेड कैटेगरी लिया था। फिर उन्होंने कहा था सिर्फ पैरेटो के बेस पे एनालाइज करना गलत है, आपको एनालिसिस के अंदर मार्केट अट्रैक्टिवनेस और क्या लेना था, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग को भी लेके चलना है। अगर आपको लगता है मार्केट अट्रैक्टिव है और आपको लगता है कि कुछ दिन में आपने क्योंकि जो पोजीशन ली है उसकी वजह से आप मार्केट में लीड करने लगेंगे, तो आपको क्या करना चाहिए, उसकी वजह से आपके पास मार्केट शेयर आ जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, उस प्रोडक्ट पे चाहे आज प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, लॉस मेकिंग है मे बी, फिर भी उस प्रोडक्ट को आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसलिए कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है और एबीसी एनालिसिस में, मतलब पैरेटो एनालिसिस में लिस्ट में आ रहा है, उसको बंद कर दो। नहीं, अगर उसको आपको लगता है फ्यूचर में आपका बेनिफिट आने वाला है तो उसको कंटिन्यू रखिए। इसके बाद आपने क्या किया था, ये हमारा रिचर्ड कोच की बुक थी, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। फिर हम आ गए थे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैंने आपको समझाया था कि देखिए, इसमें हम लोग एनवायरमेंटल कॉस्ट पे फोकस करते हैं। एनवायरमेंटल क्वालिटी कॉस्ट मॉडल के हिसाब से 4 टाइप्स की कॉस्ट होती है, जैसे टीक्यूएम में होती है, प्रिवेंशन, अप्रेजल, थर्ड फेल्योर। फेल्योर 2 पार्ट में आता है, इंटरनल फेल्योर, एक्सटर्नल फेल्योर। प्रिवेंशन बिल्कुल वैसे ही जैसे टीक्यूएम में था। आपने कहा कि सर हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं पॉलिसी मेकिंग, ट्रेनिंग वगैरह पे, प्रिवेंशन है ताकि ताकि आपके एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े एनवायरनमेंट पे। अप्रेजल या जैसे एनवायरमेंटल डिटेक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। आपने कहा कि सर इंस्पेक्शन, ऑडिट या जितनी भी चीजें आप कंडक्ट कर रहे हैं, कंटेमिनेशन टेस्ट वगैरह, ये चेक करने के लिए कि आपका किस तरीके से वर्किंग चल रही है, सही चल रही है, यानी एज पर पॉलिसीज, तो आपने कहा उसको अप्रेजल कहते हैं। फिर आपने कहा कि सर अब मान के चलिए स्क्रैप आया, टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, तो आपने उनको डिस्पोज ऑफ किया, तो आपने फैक्ट्री के विद इन पता चल गया था, आपने उसको डिस्पोज ऑफ किया, तो आपने कहा ये हमारी इंटरनल फेलियर कॉस्ट है, या डीकमीशन किया प्लांट को। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आपने क्या किया, सोसाइटी को दे दिया, आपने कहा प्लानेट रख लो भी, मेरी साइड से गिफ्ट है, तो आपने पॉल्यूशन क्रिएट किया। अब आपका दो तरीके की चीज होती है, या तो आप रियलाइज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट होगी जिसमें आप बियर करेंगे वो एक्सपेंडिचर, दूसरी अनरियलाइज्ड होगी जो कि सोसाइटी बियर करेगी। तो आप रियलाइज तो फिर भी एक बार को अकाउंटिंग में ले लेते हैं, अनरियलाइज हम लोग ध्यान ही नहीं देते जो कि सोसाइटी बियर करती है। ठीक है।
अनरियलाइज या सोसाइटल कॉस्ट को फर्दर आप दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसको आप कहते हैं एक जनरल पब्लिक, एनवायरमेंट एक्सेट्रा, और सेकंड आपने कहा किसी पर्टिकुलर पर्सन वगैरह की प्रॉपर्टी वगैरह का नुकसान। फिर हमने समझा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था, टेक्निक ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन। 4 टाइप्स की टेक्निक थी। फर्स्ट थी इनपुट आउटपुट एनालिसिस, सेकंड फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, फोर्थ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इनपुट आउटपुट एनालिसिस में मास बैलेंस अप्रोच लेके चल रहे होते हैं कि कितना हमने इनपुट डाला, उसमें से कितना आउटपुट निकल के आया। बीच में जो था वो डिफेक्टिव था, बीच में जो था वो क्या था, आपने कहा कि सर डिफेक्टिव था। अब हम उस डिफेक्ट्स पे फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो रिसोर्सेज थे जो हमने एनवायरनमेंट से लिए थे, हमने बेकार कर दिए। अब क्या कोई तरीका है कि उन रिसोर्सेज को हम बेटर वे में यूटिलाइज कर लें? जैसे एक एग्जांपल, अगर आप, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं, मान लीजिए आप वेजिटेबल खरीद के लाए, तो आपने जो भी उस वेजिटेबल में वेस्ट था, चाहे वो पत्ते थे या कुछ थे, यू कुड हैव मेड कंपोस्ट आउट ऑफ इट। क्या आपने वो बनाया? आप उसको यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन आप उसको क्या करते हैं, आप उसको सिर्फ सीधा थ्रो कर देते हैं। दैट इज रॉन्ग, दैट इज प्रिसाइसली रॉन्ग। तो आप जब उसको नोट करने लग जाएंगे कि आखिरकार मेरा कौन से पे क्या खर्चा आ रहा है, तो आप कहते हैं वो होता है हमारा इनपुट आउटपुट एनालिसिस। इनपुट आउटपुट एनालिसिस। फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग। फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप क्या करते हैं, आपने कहा कि सर हम लोग मटेरियल को नोटिस करते हैं, सिस्टम को नोटिस करते हैं, डिलीवरी एंड डिस्पोजल को नोटिस करते हैं। मटेरियल के अंदर हम क्वांटिटी भी लेके चलते हैं, कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट भी लेके चलते हैं, और वैल्यू मतलब अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल भी लेके चलते हैं। सिस्टम मतलब जो मटेरियल हमारा कन्वर्ट करता है, मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स वगैरह में, वो भी हम कंसीडर करते हैं, उसके ऊपर क्या कॉस्ट वगैरह लग रही है, पूरा ध्यान देते हैं कि कैसे मटेरियल कहाँ से क्या खर्चा करके क्या कैसे प्रोड्यूस हुआ। और लास्ट डिलीवर अगर हो गया कस्टमर को तो डिलीवरी, डिस्पोज हुआ तो डिस्पोजल, उसको नोटिस करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कहाँ पे हमारी कितनी कॉस्ट वेस्ट हो रही है, किस तरीके से कैसे इंप्रूवमेंट लाना है। ठीक है, एक केस भी पढ़ा था, केस में रिपीट नहीं करा रहा, आप पढ़ लीजिएगा प्लीज। फिर आपने कहा था थर्ड होता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। हमने समझा था कि प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल के अंदर, पूरी लाइफ साइकिल के अंदर क्या क्या कॉस्ट है सबको कंसीडर करना है। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेके आपको डीकमीशनिंग, क्योंकि जनरली हम डीकमीशनिंग को कवर नहीं करते, डीकमीशनिंग हम छोड़ देते हैं, तो डीकमीशनिंग भी कवर करके चलनी है। याद रखिए, लाइफ साइकिल में आपको हर चीज लेके चलनी है प्रोडक्ट की, ताकि आप सही एनालिसिस कर सकें कि कौन सी कॉस्ट कहाँ पे लग रही है, किस तरीके से लगनी चाहिए। प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट आपको ये पता चल जाएगा ना। वैसे तो आप अदरवाइज आप सिर्फ आप डिक्लाइन फेज तक ले लोगे, कहोगे अच्छा प्रोडक्ट में तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, लाइफ साइकिल में क्या पता डीकमीशनिंग कॉस्ट बहुत हाई हो, तो अगर आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे बाद में आप रोएंगे। क्योंकि वो भी तो एक तरीके की कॉस्ट है। लास्ट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आपने कहा कि सर ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, मैंने क्या, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर आपको पता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मेनली दो तरीके की कॉस्ट पे फोकस कर रहे होते हैं। वन इज एनवायरमेंटल रिलेटेड कॉस्ट, अनदर वन इज एनवायरमेंटल ड्रिवन कॉस्ट। एनवायरमेंटल रिलेटेड कॉस्ट का मतलब जो आपने एनवायरमेंट को मेंटेन करने के लिए जो भी आपने कॉस्ट इनकर की है स्पेशली, दैट इज एनवायरमेंटल रिलेटेड कॉस्ट। ड्रिवन कॉस्ट क्या होती है, जो जो आपने कहा कि सर हमारी चुप गई है ओवरहेड के अंदर। एनवायरमेंटल ड्रिवन कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो ओवरहेड के अंदर कहीं छुपी हुई है, जो कि आप कहते हैं कि सर मिल नहीं रही है, उसको डिटेल में एनालाइज करके उसको प्रोडक्ट के ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है, वो जनरल ओवरहेड की नहीं है, वो प्रोडक्ट के ऊपर चढ़ती है, ताकि पता चल सके किस प्रोडक्ट पे ज्यादा कॉस्ट लग रही है, किस पे कम। हमने इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किए थे, और मैंने आपको बताया था हमें मेनली ये 4 कॉस्ट ड्राइवर्स याद करने हैं। इनको पेपर में लिख के आना है। पहला वॉल्यूम ऑफ एमिशन, दूसरा टॉक्सिसिटी ऑफ एमिशन, थर्ड है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, और फोर्थ है आपने कहा कि सर किस तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं एमिशंस को। ठीक है, और लास्ट हमने एक केस किया था जिसमें एबीसी है, एक कंपनी जो एनवायरमेंटल कॉस्ट के बारे में एनालाइज कर रही है कि उसके एनवायरमेंटल कॉस्ट किस तरीके से है, वाटर कंजम्पशन उसका किस तरीके से है। वाटर पे हम 2 टाइम्स एक्सपेंडिचर करते हैं, एक वाटर को परचेज करने पे, एक वाटर को वेस्ट करने पे। परचेज करने पे गवर्नमेंट को पे करते हैं वाटर के लिए, आप जब डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हैं तो म्यूनिसपैलिटी को पे करते हैं कि यार ये सीवर सीवर वगैरह का है,
तो आपको क्या करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्ट करना चाहिए, आपको रीयूज करना चाहिए, रिवर्स ऑस्मोसिस वगैरह लगाना चाहिए, ताकि वाटर का वेस्टेज कम से कम हो सके, वही वाटर ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो और वेस्ट कम से कम हो। एनर्जी का भी सेम होना चाहिए, सोलर एनर्जी या इस तरीके की एनर्जी होनी चाहिए जो कि आप रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। तो आपने कहा इससे इस एनर्जी के लिए भी सिमिलर सिचुएशन होनी चाहिए, आपको कम से कम एनर्जी यूज करें, हम गवर्नमेंट से कम परचेज करें, जो परचेज कर रहे हो प्रॉपरली यूटिलाइज हो। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल, आपने कहा कि सर जीपीएस वगैरह एनेबल्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह यूज करें, सीएनजी वगैरह यूज करें, ताकि एनवायरनमेंट भी हमारा बचे और नेचुरल सी बात है हमारी कॉस्ट भी बचे। और जीपीएस सिस्टम वगैरह यूज करें, एनेबल्ड होने चाहिए हमारे डिवाइसेस। फिर आप कहेंगे कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल्स, आपने कहा कि सर रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल्स सब पे बड़ा ध्यान से हमें, मतलब रिन्यूएबल कंज्यूमेबल होने चाहिए, ये नहीं कि आपने वन टाइम खरीद के फिर थ्रो कर दिया, फिर से खरीदा। प्रिंटर कार्ट्रिज का एग्जांपल लिया था और हमने समझा था कि प्रिंटर कार्ट्रिज को रिफिल कराना बेटर रहेगा इन कंपैरिजन टू आप बार बार नई कार्ट्रिज खरीदें, एंड सो ऑन इसी तरीके से। या फिर आप रिन्यूएबल जो आपकी रिफिल्ड कार्ट्रिज मार्केट में मिलती है ना, रिफर्बिश्ड कार्ट्रिज, वो खरीदिए। इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया था। इसमें आपने लास्ट में क्या पढ़ना है खुद, उस समय मैंने पढ़वाया था, आपने क्या करना है, बेनिफिट्स वगैरह आपने जो आखिर के लास्ट 2 पेजेस है ना, ये आपने खुद पढ़ने हैं। इसके साथ हमारा रिवीजन समाप्त हो रहा है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। इंट्रोडक्शन स्टेज का कोई एग्जाम्पल आप, अच्छा आप खुद बताइए ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि आपने सिर्फ सुना हो, जो नॉर्मल वर्किंग में ना हो। जैसे जैसे मैं आपको हल्का सा एग्जांपल देता हूं, आपने आयरन मैन का देखा है, आयरन मैन कैसे उड़ता है, यूं करके उड़ता है आयरन मैन। आई होप आपने आयरन मैन देखा होगा। उसी तरीके से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो कि मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जिससे आप, जिससे एक मतलब ये सब चल रहा है, मेरे को पूरी तरह नहीं पता, जिससे लोग रिवर तक पार कर रहे हैं, सब कुछ करके दिखा रहे हैं कि देखो ये चीज पॉसिबल है। हम्म। देखा है आपने आयरन मैन, आयरन मैन नाम का एक करेक्टर है, अगर आपको मार्वल कॉमिक्स के बारे में पता हो तो एक आयरन मैन नाम का करेक्टर है जो कि हाथ से लेग से, तो बिल्कुल सिमिलर चीज, अक्षय कुमार भी गया था, उसने भी उसको ट्राई किया था, आई थिंक 2019 या 20 में गया था। समझ में आया या नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? या फिर आप टेस्ला की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कार तो काफी पॉपुलर हो गई, लेकिन कुछ टाइम पहले जब चालू हुई थी तो आप कहते कि वो इंट्रोडक्शन स्टेज में थी, टेस्ला की। अब नहीं है, अब तो वो ग्रोथ स्टेज पे आती जा रही।